Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 10th of December 2020। तो 10 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड एंड डू शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हैं तो। दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। नीचे आपको वैसे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अगर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करना है हमको तो टेम्स यूपीएससी, दिस इज द नेम ऑफ द चैनल। आप सर्च बॉक्स में जाकर के टेम्स यूपीएससी कर दो, द एग्जाम्स मेड सिंपल ऑफिशियल के नाम से चैनल आएगा, आप उसको ज्वाइन कर लो। इसके अलावा इंस्टाग्राम में हमारा हैंडल है टेम्स IAS इन द इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों में टेम्स IAS है, तो आप सर्च कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज न्यूज़पेपर। और सबसे पहले देखेंगे आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946। 1946 में ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरा स्टेटमेंट है, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन 1939। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने जब 1939 में रिजाइन दे दिया था तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ही INC के बने थे प्रेसिडेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के रिगार्डिंग बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, These are the textile products manufactured primarily for technical performance and functional properties rather than aesthetic characteristics। तो एस्थेटिक्स यानी देखने और इस सुंदर लगने के लिए नहीं होते ये कपड़े टेक्निकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज के लिए होते हैं। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स है जैसे मैप में आपको बताता हूँ, मैप की एक्सरसाइज कराता हूँ रोज, तो देखो उससे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ईरान इज बॉर्डर्ड बाय कैस्पियन सी इन द नॉर्थ एंड पर्शियन गल्फ इन द साउथ, स्टेटमेंट 1। चाबहार पोर्ट इज ऑन द गल्फ ऑफ ओमान, स्टेटमेंट 2। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू। आई होप यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आंसर्स आपको एंड ऑफ द वीडियो में मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। आगे मूव करते हैं। आज का कोट ऑफ द डे, जो कोट मैंने सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट किया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कोट है, द टाइम इज ऑलवेज राइट to do what is right। Now this is a very good quote written by Martin Luther King Jr। उन्होंने कहा है कि the time is always right to do what is right। अगर कोई सही काम है तो हमेशा उसका सही समय रहेगा। ये नहीं होता, देखो अपन बोलते ना कि हर काम को उसके सही समय पर करना चाहिए, ये करना, लेकिन अगर आपको पता है कि कोई सही समय, कोई सही काम है, जैसे कोई काम अगर सही, जैसे आप एस्पिरेंट हैं, आपके लिए इस समय सही काम क्या है, पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करना अगर सही काम है तो वो आप कभी भी कर सकते हैं, दैट इज ऑलवेज राइट। उसके लिए कोई ऐसा मुहूर्त नहीं निकलेगा कि ये सही मुहूर्त है पढ़ने का, नहीं मैं तो खाना खाने के बाद ही पढ़ सकता हूँ, मैं तो तभी पढ़ सकता हूँ जब 10 घंटे की नींद हो जाएगी। तो ऐसा कोई उसमें जरूरी चीज नहीं है। द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू वॉट इज राइट। अगर आप कोई जानते हैं कि ये कार्य आपको करना है और वो कार्य सही है तो फिर उसको करने का सही समय बिल्कुल कभी भी आप उसको शुरू कर दीजिए, दैट इज द राइट थिंग। आप मेट्रो में जाते समय उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप रिक्शे में बैठे हैं पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप वॉशरूम में गए हैं पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो कहीं पे भी अगर आप पढ़ रहे हैं सो दैट इज द राइट थिंग टू डू। सो दिस इज द कोट बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हमने आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया, लेकिन ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में सही है ये कोट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट एंड इट इज वेरी करेक्ट कोट ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया। आगे मूव करते हैं आज का मैप ऑफ द डे। और जो मैप मैंने लिया है वो आपके सबसे बड़े दोस्त का है, वो है चाइना का मैप। चाइना का मैप क्यों लिया मैंने, क्योंकि कल भी मैंने बोला था कि चाइना को केवल 2 ही काम करने हैं, एक तो चूहे खाने हैं और दूसरा
कोरोना फैलाना है। तो चूहे खाते हैं और ये लोग कोरोना फैलाते हैं। बढ़िया, इनके दो ही काम है। आज हम चाइना का मैप देखेंगे। चाइना के मैप में सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर पे लगी हुई हैं, ठीक है ना। बॉर्डर पे देखो, यहाँ पे किर्गिस्तान दिख रहा होगा आपको। किर्गिस्तान से शुरू करते हैं, फिर आपको ये कजाकिस्तान दिख रहा है ना। फिर आपका इधर ऊपर रशिया वाला पार्ट दिख रही है, रशिया वाला पोर्शन है, तो रशिया यहाँ पर टच करता है। देन दिस इज मंगोलिया। मंगोलिया तो बिल्कुल टच करता है, मंगोलिया बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे हमने देखा, और इसके नीचे इधर साइड आपको तजिकिस्तान भी दिख रहा होगा। दिस इज तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ पे ये इंडिया है। वैसे दिस इज इंडिया, आई विल करेक्ट दिस, क्योंकि ये मैप जो भी हो लेकिन अपन तो इसको इंडिया मानेंगे। दिस इज इंडिया, ओके, क्योंकि हमारा पोर्शन है एंड वी आर प्राउड फॉर दिस। तो यह इंडिया है जिसने जो कि टच करता है। देन आपका इधर नीचे साइड अगर आप आओगे तो यहाँ पे नेपाल टच करता है। देन दिस देयर इज नेपाल दैट टचेस दिस। एंड इधर साइड फिर म्यांमार इज ऑल्सो टचिंग दैट, म्यांमार भी टच करता है, ये भी दिख रहा होगा। देन यहाँ पे लाओस टच करता है, दिख रहा होगा आपको। देन वियतनाम टच करता है, दिख रहा होगा। देन इधर साइड नॉर्थ कोरिया टच करता है, जब आप इधर आगे आओगे तो नॉर्थ कोरिया टच करता है, ठीक है ना। सो दैट दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे चाइना के जो इंपॉर्टेंट रीजन है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे कि यहाँ पे एक रीजन है जिनजियांग रीजन। जिनजियांग उस रीजन की कैपिटल है, उरुम की कैपिटल। तो ये जिनजियांग जो रीजन है, यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एक कम्युनिटी है जहाँ पे यहाँ पे दिक्कत करती है, वो है उइघुर्स। ओके, उइघुर जो कम्युनिटी है दैट इज माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी जो यहाँ पर रिसाइड करती है, एंड दैट इज क्रिएटिंग ट्रबल्स। एंड ये रीजन जो है थोड़ा अलग होना चाहता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द चाइनीज रीजन, ठीक है ना, रेस्ट ऑफ द चाइनीज रीजन से अलग होना चाहता है। तो दैट वाज द उइघुर कम्युनिटी जो वहाँ रहती थी, एंड वहाँ पे जिनजियांग प्रोविंस उसको बोलते हैं। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, जैसे कि यहाँ पे नीचे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कुनमिंग है यूनान प्रोविंस में, है ना, कुनमिंग है। एंड देन ये गुआंगडोंग, गुआंगडोंग भी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे गुआंगजू है। गुआंगजू रीजन इज सिचुएटेड है क्योंकि यहाँ पे हांगकांग स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन है। यहाँ पे गुआंगजू के नीचे इधर जस्ट यही वाला पोर्शन है। तो याद रखिएगा, गुआंगडोंग याद रखिएगा, जिसकी कैपिटल है गुआंगजू, और यहाँ पर ही हांगकांग स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन आता है, ठीक है ना। ये भी आपको बता दिया। फिर आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे शंघाई जो है, शंघाई यहाँ पे लोकेटेड है। दिस इज शंघाई, है ना, जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो शंघाई है ना, वो यहीं पे है। लेकिन एससीओ की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो बीजिंग में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो एससीओ की कैपिटल है वो बीजिंग में है, और बीजिंग कहाँ पर है, ये ऊपर, ये दिस इज द कैपिटल पार्ट ऑफ बीजिंग। तो इसको भी याद रखिएगा कि यहाँ पे बीजिंग लोकेटेड है, दैट इज द कैपिटल पार्ट, एंड वो बीजिंग है, ठीक है ना। एंड नीचे अपन यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो ताइवान वाला रीजन है वो क्या है, तो यहाँ पे ये ताइवान है। दिस इज सेपरेट ताइवान, जो कि अपने आप को वैसे तो रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, इट कॉल्स इटसेल्फ रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन चाइना इसको बोलता है कि भैया वन चाइना प्रिंसिपल है, देयरफॉर देयर इज नो रिपब्लिक ऑफ चाइना, ओनली चाइना, है ना, केवल चाइना है, ये उनका कहना है। अब वाटर बॉडीज देखो, बहुत फेमस वाटर बॉडीज, जैसे ईस्ट चाइना सी यहाँ पर लोकेटेड है, ताइवान के बीच में ताइवान स्ट्रेट लोकेटेड है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम साउथ चाइना सी तो जानते हैं, देन देयर इज साउथ चाइना सी पूरा जो डिस्प्यूटेड है, साउथ चाइना सी विद फिलीपींस आल्सो, है ना। फिर यहाँ पर ही आपको गल्फ ऑफ टॉनकिन दिख रहा होगा। गल्फ ऑफ टॉनकिन ये हैनान प्रोविंस है, उसके ऊपर दिखता है गल्फ ऑफ टॉनकिन, तो गल्फ ऑफ टॉनकिन वाला रीजन भी आपको दिख रहा होगा, है ना। और ये वुहान जो है वो ह्यूबी प्रोविंस में है। ओके, याद रखिएगा, ह्यूबी प्रोविंस है, ह्यूबी HUBEI, ह्यूबी प्रोविंस में आपका वुहान उसकी कैपिटल है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वुहान जो है वो ह्यूबी प्रोविंस में है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग्स, है ना। और यहाँ पर देखो सिचुआन में चेंगडू, आपका सिचुआन प्रोविंस में चेंगडू है, सिचुआन प्रोविंस में चेंगडू, दैट इज ऑल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट। ह्यूबी में आपका वुहान है, मैंने आपको बता दिया। गुआंगडोंग, गुआंगजू, वहाँ पे हांगकांग ऑटोनॉमस रीजन है। गल्फ ऑफ टॉनकिन दिखा दिया, और फिर मैंने यहाँ पे आपको जिनजियांग दिखाया था, जहाँ पे उरुमकी उसकी कैपिटल थी, और वहाँ पर इंपॉर्टेंट उइघुर कम्युनिटी रह रही थी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द चाइनीज इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस मैंने आपको बता दिया, प्लस हांगकांग बता दिया किस वाले रीजन में आता है, मैंने आपको शंघाई दिखा दिया, शंघाई कहाँ पर आता है, देन बीजिंग आपको दिखा दिया, बीजिंग ऊपर लोकेटेड है ना। तो ये लोकेशंस भी याद रखा करो, जैसे कि कौन सा कहाँ पर है, क्योंकि कई बार
पूछ लेगा को बीजिंग को और चेंगडू को, बीजिंग वुहान और मान लो बीजिंग वुहान और शंघाई को ही अरेंज करने के लिए आ गया कि बीजिंग वुहान और शंघाई को नॉर्थ साउथ अरेंज करो, तो सबसे ऊपर आपका बीजिंग मिल जाएगा, बीजिंग। फिर आपका देखो ये ऊपर थोड़ा सा शंघाई ऊपर है एंड देन वुहान थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पे देखो तो सबसे ऊपर बीजिंग, फिर शंघाई, फिर वुहान, तो BSW, जैसे BMW होता है ना वैसे BSW याद रखना, ठीक है ना। तो बीजिंग सबसे ऊपर, फिर शंघाई, फिर आपका वुहान। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दिस वाज द मैप एंड ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुझे लगता है कि आवाज़ लगानी चाहिए इंडिया को कि जो मैप्स हैं उनमें इंडिया को पूरा दिखाएं, ऐसा ना दिखाएं कटा फटा, है ना। सो दैट इज़ नॉट वेरी एप्ट एंड इंडिया को भी करना चाहिए, इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। दे शुड एक्ट अगेंस्ट दीज थिंग्स, है ना, उनको इनके खिलाफ बोलना चाहिए। तो दैट इज़ वॉट आई रिक्वेस्ट ऑल्सो। आगे मूव करते हैं आज की न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। तो उसमें सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 हैज बीन रिलीज्ड। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज कर दिया गया है। इट हैज बीन रिलीज्ड बाय एंड डेवलप्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मनी का है, ठीक है ना। तो याद रखेगा द इंडेक्स CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन डेवलप करता है, एक NGO है जर्मन वॉच की नाम की एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मनी का ही है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और जर्मन वॉच, ये रिलीज करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है ना। इनके साथ एक और संस्था मिलती है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, याद रखेगा इनके साथ एक और संस्था कौन सी है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये मिलकर के निकालते हैं CCPI। अब इसमें पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, तो जो 4 पैरामीटर के कैटेगरीज के पैरामीटर यूज होते हैं। पहला है ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो 40% वेटेज रखता है, रिन्यूएबल एनर्जी 20% वेटेज लगता है, एनर्जी यूज 20% वेटेज लगता है और क्लाइमेट पॉलिसी 20% वेटेज रखता है। तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 40% वेटेज रखता है, रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज 20% एंड क्लाइमेट पॉलिसी 20%। तो ये टोटल 100% के अंतर्गत ये 4 अलग अलग कैटेगरीज में पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। इस बार की टॉप रैंकिंग किसको मिली, तो 1, 2 और 3 ये पोजीशन किसी को नहीं मिली, याद रखेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन किसी को नहीं मिली, सीधे 4th प्लेस दिया गया, वो स्वीडन को दिया गया, याद रखेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन किसी, इसके अंदर अलग अलग बैंड होते हैं। लेट मी शो यू वन फोटोग्राफ एज वेल। देखो ये फोटोग्राफ आप देखो, इसमें देखो लिखा हुआ है नन अचीव्ड 1 to 3 रैंक, कोई भी 1 to 3 रैंक अचीव नहीं कर पाया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कोई नहीं था, सीधे 4थे पोजीशन पे स्वीडन था, फिर 5वें पे यूके था, 6वें पे डेनमार्क था, 7वें पे मोरक्को था, 8वें पे नॉर्वे था और 9वें पे चिली था एंड 10वें पे इंडिया था। तो इंडिया हैज काफी अपनी पोजीशन को उसने इंप्रूव किया है एंड इट इज नाउ एट द 10th पोजीशन। और मजे की बात यह है कि 2014 में जो हमारी पोजीशन थी वो 31 थी, वी वर एट 31st पोजीशन इन 2014, फिर 25 पे आए, 2015 में 20 पे आए, फिर 14 पे आए, फिर 11 पे आए, 2019 में लेकिन हमारी जो पोजीशन थी वो 9th पोजीशन थी। एक प्लेस हम जरूर गिरे हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, लेकिन दैट इज वही वाली बात है कि बहुत उसमें दुख नहीं मनाना चाहिए, ये करना चाहिए कि चलो टॉप 10 में अपन हैं। लेकिन याद रखना कि 1 to 3 पोजीशन किसी को नहीं मिली है, सीधे 4थी पोजीशन मिली है स्वीडन को, फिर उसके बाद आपका यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। दूसरी जो न्यूज है वो है ग्वालियर ओरछा ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लिस्ट। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लिस्ट के अंतर्गत ग्वालियर और ओरछा को रखा जाएगा। द हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज ऑफ ग्वालियर एंड ओरछा इन मध्य प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। तो इसका याद रखिएगा, सिटीज अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम जो यूनेस्को का चलता है। कौन सा प्रोग्राम, सिटीज अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम, उसके अंतर्गत किसको रखा गया है, ओरछा और ग्वालियर को रखा गया है, ठीक है ना, ओरछा और ग्वालियर को रखा गया है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं, जैसे कि ये दोनों तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जगह है ना, मध्य प्रदेश की जगह है। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इनके नाम याद रखना और यूनेस्को का याद रखना कि कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत है, क्योंकि वो भी कई बात पूछ लेता है। तो याद रखिएगा यूनेस्को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम, ये याद रखिएगा 2011 में यूनेस्को ने लॉन्च किया था, 2011 में, 2011 में अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम 2011
2011 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है थारू कम्युनिटी के लिए। थारू कम्युनिटी क्या है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे आर एम्बार्किंग एन स्कीम टू टेक द यूनिक कल्चर ऑफ इट्स एथनिक थारू ट्राइब। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो वहाँ की थारू ट्राइब है उसके यूनिक कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, शोकेस करने के लिए, प्लस जो थारू विलेज है, वहाँ पर एक थारू विलेज है, उसको टूरिज्म के मैप में आगे बढ़ाने के लिए वो स्कीम लाएंगे। दे विल बी प्रमोटिंग दैट स्कीम टू बेनिफिट दिस थारू विलेज एज वेल। टूरिज्म के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। थारू आर बेसिकली एथनिक ग्रुप इंडिजिनस टू द तराई इन सदर्न नेपाल एंड नदर्न इंडिया। ओके, तो तराई रीजन में वैसे ये रहते हैं थारू कम्युनिटी के लोग, ये भी याद रखेगा। ये वर्ड जो है थारू वो स्थाविर नाम के शब्द से डिराइव किया गया है। स्थाविर का मतलब होता है वो लोग जो थेरावाद बुद्धिज्म में भरोसा रखते हैं। तो दोज पीपल हु बिलीव इन थेरावाद बुद्धिज्म दे आर नोन एज स्थाविर, एंड वहीं से थारू नाम आया है। एक्चुअली में दे वर्शिप लॉर्ड महादेव, शिवा महादेव को वो वर्शिप करते हैं, एंड दे कॉल द सुप्रीम बीइंग एज नारायण। वो सुप्रीम बीइंग को नारायण के नाम से कहते हैं। एंड दे बिलीव दैट नारायण इज द वन हु प्रोवाइड द सनशाइन, रेन एंड हार्वेस्ट। तो ये सारी चीजें उनकी बिलीफ में आती है। अगली चीज है स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20। तो स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 उसको रिलीज कौन करता है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने रिलीज की है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिलीज रिपोर्ट, एंड ये रिपोर्ट पब्लिश किसने की है, प्रिपेयर किसने की है, तो द रिपोर्ट हैज बीन कंपाइल्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैज प्रिपेयर्ड दिस रिपोर्ट। तो स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 कौन निकालता है, कौन प्रिपेयर करता है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस निकालता है। एंड इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज की है, रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, SII एंड भारत बायोटेक इमरजेंसी वैक्सीन क्लियरेंस ऑन होल्ड। तो SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में लोकेटेड है, उसकी वैक्सीन का नाम आपको पता है ना, कोविशील्ड। उसकी जो वैक्सीन कोविशील्ड, और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है जो ICMR के साथ वो मिलकर बना रहे हैं, उसका नाम है कोवैक्सिन। तो इन दोनों के अप्रूवल को DCGI ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि पहले आप और डेटा लाइए और ज्यादा सपोर्ट करिए डेटा के साथ, तब जाकर के हम वैक्सीन के लिए अप्रूवल देंगे, अदरवाइज विल नॉट गिव द अप्रूवल फॉर वैक्सीन एंड ऑल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द कोविड वैक्सीन। कैटल बफेलो मीट रेसिड्यू फाउंड इन इंडस वैली वेसल्स। तो अब इंडस वैली वेसल्स क्या लिपिड टेस्ट किया गया, लिपिड रेसिड्यू टेस्ट किया गया, और उसमें यह देखने को मिला कि जो वेसल्स थे देवर नियरली 4600 ईयर्स ओल्ड, एंड वहां पे इंडस वैली साइट्स में सबसे अधिक जो आपका हरियाणा उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, वहां के जो वेसल्स हैं, देयर आर एविडेंसेस ऑफ मीट, देर आर एविडेंसेस ऑफ बफेलो मीट और बीफ, और जो ये सब चीजें थी, ज्यादा इसके एविडेंस देखने को मिले हैं। तो अबाउट 50 to 60% ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स बोन्स फाउंड एट इंडस वैली साइट्स कम फ्रॉम कैटल एंड बफेलो। एक एविडेंस ये भी है कि लगभग 50 से 60% डोमेस्टिक एनिमल बोन्स जो हैं, दे आर फाउंड एट इंडस वैली साइट्स, दे कम फ्रॉम द कैटल्स एंड बफेलोज। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड दीज बोन्स में सजेस्ट अ कल्चरल प्रेफरेंस फॉर बीफ कंजम्पशन अक्रॉस इंडस पॉपुलेशन। तो इंडस पॉपुलेशन वाज फॉन्ड ऑफ दिस बीफ, कहना चाहिए किसके लिए, कंजम्पशन के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो कि अभी देखने को मिला है ना। कंजम्पशन ऑफ मटन, लैम्ब, ये सब चीजें यहाँ उन्होंने लिखी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग करते रहे होंगे, ठीक है ना। अब इसी न्यूज में एक टर्म आया था रूमिनेंट एंड नॉन रूमिनेंट। तो क्या होते हैं रूमिनेंट, क्या होते हैं नॉन रूमिनेंट। तो रूमिनेंट वो होते हैं जिनका बेसिकली 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है, 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है रूमिनेंट का। नॉन रूमिनेंट में सिंगल स्टमक होता है। जैसे गाय जो होती है, गाय के 4, कहते हैं गाय के 4 पेट होते हैं, तो 4 चैम्बर्ड स्टमक, एक्चुअली दैट इज 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है। और इसीलिए वो जो रहते हैं, जो हाई सेल्यूलोज वाला वो फूड आइटम रहता है, उसको भी वो पचा लेते हैं। अदरवाइज जो नॉन रूमिनेंट रहते हैं वो नहीं पचा पाते, ठीक है ना। ruminant wale they chew cud, and the non-ruminant they do not chew cud. Then ptyalin is absent in saliva for the ruminant, then ptyalin is present in saliva for the non-ruminant. Most digestion and absorption takes place in the stomach. For non-ruminant, most digestion and absorption takes place in the ileum.
एंड जो रुमिनेंट है जैसे गाय हो गई, दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलोज फ्रॉम बैक्टीरिया, तो वो दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज। और जो नॉन रुमिनेंट है दे कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो ये भी आपको याद रखना है रुमिनेंट वर्सेस नॉन रुमिनेंट में मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए। पहला क्या था, वो 4 चैम्बर्ड स्टमक है, नॉन रुमिनेंट सिंगल स्टमक है, दे च्यू कर्ड, रुमिनेंट non-ruminant they do not chew cud. Tyline is absent in in ruminant in the saliva, then tyline is present in the non-ruminant in the saliva, then they can digest the cellulose, ruminant, and non-ruminant they cannot digest the cellulose, ठीक है ना। तो these are the differences between ruminant and non-ruminant, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो यू शुड नो दिस थिंग्स। आगे मूव करते हैं। तो टू मेनी कैटल रॉबिंग राइनोज ऑफ न्यूट्रिशन इन मिनी काजीरंगा। मिनी काजीरंगा में जो कैटल्स हैं वो राइनोज का न्यूट्रिशन छीन रही हैं, उसका न्यूट्रिशन के ऊपर फीड कर रही हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आएगा कि मिनी काजीरंगा क्या है। तो मिनी काजीरंगा इज बेसिकली द पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम। तो पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसी को मिनी काजीरंगा बोलते हैं, ठीक है ना। मिनी काजीरंगा किसे बोलते हैं, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। अब यहां पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे कैटल्स हैं जो कि फीड कर रहे हैं, तो इस कारण से जो फोरेजिंग एक्टिविटी है, जो ये खाने की एक्टिविटी है, इस कारण से राइनोस को वहां पे एक न्यूट्रिशनल ग्रास नहीं मिल पा रही है। एंड उस न्यूट्रिशनल ग्रास के ना मिलने के कारण जो राइनोस है दे आर ईटिंग ड्राई रीड्स एंड अदर जंक फूड। वो जंक फूड मतलब वो भी लेज और ये सब खाने लगते हैं। जब उनको घास नहीं मिलेगी तो वो लेज, कुरकुरे और ये सब खाएंगे ना। तो इस कारण से कई राइनोस की वहां पे डेथ भी हुई है, ठीक है ना। हाल फिलहाल में ये भी देखा गया है कि कई राइनोस के पेट से कुरकुरे, लेज और आपके चॉकलेट्स और ये सब मिले थे। सो बेसिकली दैट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग कि वो ग्रास नहीं ले पा रहे हैं न्यूट्रिशनल, देयरफॉर दे आर ईटिंग द जंक फूड एंड वो जंक फूड खाने के कारण फिर उनकी डेथ हो जा रही है, ठीक है। द सेम इज हैपनिंग विद द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं और ये सब खा रहे हैं, फिर आप बाद में बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर बीमारी हो गई और ये सब हो गया है ना। तो दैट शुड नॉट हैपन। लेकिन पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा, दिस इज नोन एज द मिनी काजीरंगा, दैट इज नोन एज द मिनी काजीरंगा, ये टर्म याद रखिएगा। प्लस वहां के राइनोस को क्या प्रॉब्लम है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे मूव करते हैं, यहां पे एडिटोरियल में आते हैं। एडिटोरियल फर्स्ट इज द रियलिटी ऑफ एन इंडिया एट द क्रॉस रोड्स, रिटन बाय M.K. नारायणन। M.K. नारायणन ने आर्टिकल लिखा है और इन्होंने लिखा है रियलिटी ऑफ एन इंडिया एट द क्रॉस रोड्स, मतलब कि इंडिया का एट प्रेजेंट आज का क्या स्टेटस है और कौन कौन सी चीजें हैं जो अलग अलग तरीकों से इंडिया को ट्रेवल कर रही हैं, या इंडिया के अंदर कौन कौन सी चीजें जो खराब चल रही हैं या कैसी चल रही हैं, जो भी है वो सारी चीजें यहां पे ऑथर ने डिस्कस किया है इन डिटेल। सबसे पहले ऑथर कहते हैं कि मीनवाइल द वर्ल्ड प्रेस इज रिप्लीट विद स्टोरीज ऑफ इंडियाज डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी इन विच अपार्ट फ्रॉम ऑर्गन ऑफ द स्टेट इवन इंडियाज जुडिशरी इज अंडर द ओथ बॉक्स। मतलब यहां पे ये है, ऑथर ने ये कहा है कि इंडिया की डेमोक्रेसी डिमिनिशिंग स्टेट में ऐसा वर्ल्ड मीडिया दिखा रही है। और न केवल जो दूसरे ऑर्गन्स थे, अभी तक जो ऑर्गन्स अफेक्टेड रहते थे वो ज़्यादातर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव रहता था, लेकिन ये इस इतिहास में इस तरीके से ये शायद दूसरी तीसरी बारी हुआ है जब जुडिशरी भी इस तरीके से ओथ बॉक्स के अंदर आ गई है और उसके ऊपर भी लोग क्रेडिबिलिटी पर डाउट करने लगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट ऑथर सेज। सबसे पहला जो पॉइंट ऑथर ने उठाया वो है इकोनॉमिक पॉइंट। इकोनॉमिक पॉइंट की अगर देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की स्टेट में है, और हमने देखा था कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ टेक्निकल रिसेशन फेज। तो टेक्निकल रिसेशन में इंटर कर गया इंडिया, ये आजादी के बाद पहली बार हुआ। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट ऑथर सेज कि इकोनॉमिक कंडीशन अगर देखें इंडिया की तो वो ये स्टेट चल रहा है। दूसरी करेंसीज अगर देखें, यूरो देखें, हम ऑस्ट्रेलियन करेंसी देखें, कैनेडियन डॉलर्स देखें, ये सारे जो हैं वो इतने ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं हुए जितना इंडिया का रुपी डिप्रिशिएट हुआ। तो दूसरा पॉइंट जो ऑथर बोलते हैं इकोनॉमिक में वो ये है कि पहला तो इकोनॉमी अंडर परफॉर्म कर रही है, रिसेशन में चल रही है। दूसरा हमारी करेंसी भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रही है, अवर करेंसी इज ऑल्सो डिप्रिशिएटिंग अ लॉट। तीसरा जो पॉइंट ऑथर ने बोला है वो ये बोला है कि इंडिया इज हाईली प्रोन, मतलब वल्नरेबल टू द रैंसमवेयर्स। रैंसमवेयर के जो अटैक हो रहे हैं वो इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ऑथर ने कहा कि रैंसमवेयर्स के लिए भी काफी ज्यादा वल्नरेबल एक साइट बन गया है इंडिया। अब इन सारी चीजों के बाद ऑथर ने कहा है कि आफ्टर हैविंग ऑल दीज थिंग्स इंडिया इज टर्निंग प्रोटेक्शनिस्ट।
हम अब प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम की तरफ मूव कर रहे हैं. दिस इज द थिंग विच वी आर डूइंग. वी आर टर्निंग प्रोटेक्शन टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म. कैसे? आत्मनिर्भर भारत देख लो, आप ये सारी चीजें देख लो. तो हम सारी चीजों में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हम इंडिजिनस लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर टर्निंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म. इसके अलावा ऑथर ने अब दूसरा जो पॉइंट बताया वो है द रिलेशनशिप विद द नेबर्स. तो ऑथर ने जो दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा उठाया कि हमारे जो रिलेशंस हैं दे आर एट द लोएस्ट पॉइंट विद चाइना. चाइना के साथ अगर हमारे रिलेशन देखो तो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट में है. श्रीलंका के साथ देखो तो श्रीलंका हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना. नेपाल हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना. नेपाल और चाइना तो मिल करके मतलब डेट करने लगे, शाम शाम को रिलीज करते हैं भैया कि माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया. मतलब काफी ज्यादा कपल की तरह वो एक तरह से रह रहे हैं और डेटिंग कर रहे हैं. तो श्रीलंका हो गया और आपका नेपाल हो गया, इन सब के साथ हमारे जो रिलेशन है वो इतने ज्यादा हाई पॉइंट पे नहीं है, रादर दे आर एट वेरी लो पॉइंट, है ना, बहुत ज्यादा लो पॉइंट पर है. ठीक है. एक तो नेबर गरीब मिले हैं. देखो एक तो ये वाली चीज कि इंडिया की तो नेबर गरीब है, क्योंकि हम भूटान से कुछ नहीं ले सकते, म्यांमार से कुछ नहीं ले सकते, बांग्लादेश से कुछ नहीं ले सकते, पाकिस्तान टेररिस्ट के अलावा कुछ और दे नहीं सकता, अफगानिस्तान से आप कुछ नहीं ले सकते. तो कुल मिलाकर के, और चाइना आपको सिर्फ चूहे दे रहा है. तो कुल मिलाकर के ये जो चीजें हैं, ये कंट्रीज जो हैं, इनसे आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. और उसके बाद आपके रिलेशन इनसे भी खराब हो गए. मतलब एक तो गरीबी में आटा भी गीला हो गया. तो वो वाली कंडीशन इंडिया के साथ है यहां पर कि रिलेशनशिप में नेबर्स के साथ ये हाल चल रहा है. दूसरी चीज ऑथर ने कहा कि अब जहां पे हमारे रिलेशन काम कर सकते थे वो सारे, इनका जस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा है. मतलब यूएई के साथ अच्छे रिलेशन करने के लिए हम लगे हुए हैं, सऊदी अरेबिया के हम थोड़ा बहुत पैर सहला देते हैं कभी कभी, फिर ये सारी चीजें हम करते रहते हैं. बट व्हाट इज दैट, द जस्टेशन पीरियड इज वेरी हाई. वहां पे रिटर्न्स इतना जल्दी इनको मिल नहीं पा रहे हैं. वी आर नॉट गेटिंग द रिटर्न्स ऑन टाइम. द जस्टेशन पीरियड इज क्वाइट हाई देयर. इसके अलावा ऑथर ने बोला कि हमारे जो पॉलिसीज हैं दे आर ऑल्सो, मतलब हमको क्या लग रहा है कि जो माओइज्म था, जो एक्सट्रीमिज्म था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, या नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी थी, ऑल दे आर डिक्लाइनिंग. लेकिन वो डिक्लाइन नहीं हो रहा है. कोविड-19 के कारण उनका पता नहीं चल पा रहा है. देखो ऑथर का कहना है कि उनका पता नहीं चल पा रहा है. दे आर नॉट इन द मेन न्यूज, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रहे हैं एक्चुअली, बट दे आर नॉट डिक्लाइनिंग. अभी भी वहां पे बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट्स का इशू हो गया, ये भी इंडिया में भी करंटली चल रहा है. दैट इज अनदर इशू दैट इज वैलिड, है ना. इसके अलावा इंडिया में कुछ इश्यूज और जो इंटरनल है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 उसको हटाना बिना किसी डिस्कशन के. जम्मू कश्मीर का जो कंडीशन होना है, आज भी वहां पे नॉर्मलिटी नहीं आई है. देन इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज बना देना एंड द फ्यूचर को एक अननोन फ्यूचर की तरफ रखना. ये सारी चीजें ऑथर ने कहा कि दीज आर हैम्परिंग द इंटरनल पीस ऑफ दिस कंट्री. इट इज हैम्परिंग द इंटरनल पीस ऑफ दिस कंट्री. ठीक है ना. इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके ऊपर भी कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज they think that winning the election at any motive is their only agenda. केवल किसी भी तरीके से इलेक्शन को जीतना उनका एकमात्र मोटिव बन के रह गया है. एंड दैट इज इसके कारण जो इंडिया की पॉपुलेशन दैट इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस, है ना, दैट इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड. इसके अलावा एक और इशू ऑथर ने उठाया हुआ है पॉलिटिकल पोलराइजेशन का. देयर इज अ इशू ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन विच अराउजेस द फीलिंग ऑफ मेजॉरिटी वर्सेस द माइनॉरिटी. यहां पे मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का डिबेट जो है कंट्री में बहुत ज्यादा हाई एंड पे चलता रहता है. सो दैट इज द थिंग विच हैपेंस बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पोलराइजेशन. इसके बाद ऑथर ने बोला है, जो इशू उठाया वो है जेल्स में जो प्रिजनर्स हैं उनकी कंडीशन के ऊपर. यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल लिया है फादर स्टैन स्वामी का, जहाँ पे पार्किंसंस डिसीज से वो बीमार थे और उन्होंने स्ट्रॉ एंड सिपर मांगा था. तो उसके लिए एनआईए को लेटर लिखा गया. 7 दिन बाद, 8 दिन बाद फिर एक सिपर और आपका स्ट्रॉ खरीदा गया, है ना. उसके बाद वो उनको दिया गया. लेकिन इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम इन बिटवीन दैट एंड दैट शुड नॉट हैव हैपेंड. एक्चुअली अगर कोई व्यक्ति पार्किंसंस डिसीज से बीमार है और वो जेल के अंदर खाने के लिए सिपर और आपका एक स्ट्रॉ मांग रहा है, तो यू शुड गिव हिम डायरेक्टली ना. उसके लिए इतनी बड़ी प्रोसेस का फॉलो करना और ये सारी चीजें करना, दैट वाज नॉट वेरी एप्ट. तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनका जो स्टेटस है प्रिजन के अंतर्गत, उसके लिए भी ऑथर ने कहा है कि दैट इज ऑल्सो सम स्टार्क रियलिटी चेक इज नीडेड देयर. वो भी जरूरी है. फिर ऑथर ने कहा कि सोशल मीडिया क्लैंप डाउन, मतलब कि
India may not be the leading country where it comes to disinformation. India may not be one of the leading countries, लेकिन फिर भी इंडिया में जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ है, डिसइंफॉर्मेशन है, इन्फोडेमिक जिसको हम बोलते हैं, इन्फोडेमिक, उसको भी कम करने की जरूरत है। और इंडिया में अभी एक और नया लॉ पास हुआ था जिसमें OTT प्लेटफॉर्म्स को भी अब मॉनिटर करेगी गवर्नमेंट। तो एक एक्सेसिव कंट्रोल भी दिखाया जा रहा है कि हमको डिसइंफॉर्मेशन ये सब तो रोकना है, इन्फोडेमिक तो रोकना है, लेकिन उसको उसमें बजाय करने के हम क्या कर रहे हैं, हम OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया में इस तरीके के दूसरे चेक्स लगा रहे हैं जिनसे इन्फोडेमिक और ये सब तो नहीं रुकेगा, लेकिन हाँ सेंसरशिप जरूर होगी। तो बेसिकली दीज आर द इश्यूज दैट आर गोइंग ऑन इन इंडिया, ऑथर ने जिनको उठाया है। और लास्ट ऑथर ने उठाया फार्मर्स प्रोटेस्ट। फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो भी एक मुद्दा है जो कि अभी चल रहा है, दैट इज जो कि इंडिया की नॉर्मलसी को खराब कर रहा है। तो बेसिकली दीज आर द इश्यूज विच वर हाईलाइटेड बाय द ऑथर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक ओवरऑल आपको आइडिया मिला होगा कि क्या कैसे लिखना है, ये ऑथर ने यहां पे बताया है। अगला जो आर्टिकल है वो है 1000 डेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड अ बिलियन ड्रीम्स। अब ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि अभी जो पोषण अभियान था गवर्नमेंट का, न्यूट्रिशन मिशन है इंडिया का, पोषण अभियान, उसके 1000 दिन पूरे हो गए हैं। ठीक है ना, 1000 दिन पूरे हो गए हैं। और इंपॉर्टेंट है कि ये जो पोषण अभियान था ये 2018 से स्टार्ट हुआ था, 2018 से एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ और 1000 दिन पूरे हो गए हैं। नाउ ऑथर सेज कि हमको रीचेक करने की जरूरत है, रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन चाइल्ड में और ये है वो है मैल न्यूट्रिशन का। ऑथर का ये कहना है कि मैल न्यूट्रिशन जो है वो मेंटल डेवलपमेंट को ब्लॉक कर देता है, न केवल मेंटल डेवलपमेंट को बल्कि आपके फिजिकल डेवलपमेंट को भी ब्लॉक कर देता है। एंड देन जो आपका ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन रिसोर्स में नहीं बन पाता, कन्वर्ट हो पाता। ह्यूमन बीइंग तो रह जाता है बट इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन रिसोर्स। आप सबको पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स होने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। एक होनी चाहिए हेल्थ, दूसरा होना चाहिए एजुकेशन और तीसरा होना चाहिए स्किल। तो दीज आर द 3 क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ ह्यूमन रिसोर्स। यू शुड हैव प्रॉपर हेल्थ, यू शुड हैव प्रॉपर एजुकेशन एंड यू शुड हैव अ स्किल टू वर्क ऑन। तो आपके पास ये 3 चीजें होंगी तभी आप ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे, अदरवाइज आप एक ह्यूमन कहलाएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, आदमी कहलाएंगे नॉर्मल, और अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो काम के आदमी कहलाएंगे। तो काम के आदमी बनना है कि नहीं बनना है? तो ऑथर ने कहा काम का आदमी बनने के लिए पहले आपको वो हेल्थ आपको प्रॉपर रखनी चाहिए, आपको मैल न्यूट्रिशन से लड़ना जरूरी है। ठीक है ना, मैलनरिश्ड चिल्ड्रन जो है वो भारत का भविष्य नहीं है। भारत का भविष्य जो है वो नॉर्मल जो अच्छे बच्चे हैं और जो स्किल्ड बच्चे हैं वो हैं, है ना। तो ये भी आपको अंतर समझ में आना चाहिए। नाउ ऑथर सेज दैट अबाउट हाफ ऑफ ऑल द चाइल्ड अंडर 5 years ऑफ एज इन द कंट्री वर फाउंड टू बी स्टंटेड। इंडिया में हाफ ऑफ द चाइल्ड अंडर 5 एज वर फाउंड टू बी स्टंटेड। स्टंटेड मतलब थोड़ा छोटे रह गए, हाइट जो है वो कम रह गई एज के हिसाब से। एंड वेस्टेड, वेस्टेड मतलब हाइट के हिसाब से आप पतले रह गए। दोनों चीजें हैं, एक आप एज के हिसाब से छोटे रह जाओ तो वो स्टंटिंग कहलाता है, और जब वेट और हाइट के हिसाब से जब आप पतले रह जाओ तो वो आपकी वेस्टिंग कहलाती है। तो यही सब चीजों से लड़ने के लिए एक्चुअली पोषण अभियान था। पोषण अभियान अगर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग टारगेट्स थे कि स्टंटिंग को खत्म करना था, वेस्टिंग को कम करना था 2%, अनीमिया को कम करना था, जो अनीमिया के केसेस आते थे उनको कम करना था, है ना, 3%। तो ये कुछ कुछ टारगेट्स थे जो पोषण अभियान के अंदर लाए गए थे। नो ऑथर सेज कि 2018 के बाद थोड़ा कम हुआ है इंसिडेंस और पोषण की तरफ ध्यान गया है, लोगों का न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए ध्यान गया है, ये अच्छी बात है। इसका कारण ऑथर ने बताया कि ये प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली अपने द्वारा ये चीज़ रिलीज की थी, ये पोषण अभियान स्टार्ट किया था, फ्लैगशिप कैंपेन था, इस कारण से ये थोड़ा सक्सेसफुल भी हुआ। ना ऑथर सेज कि अब हमको थोड़ा रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। रिकैलिब्रेट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि पहली चीज़ तो इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो 1000 दिन पूरे हो गए हैं, आपको एक रियलिटी चेक करना पड़ेगा कि कितना आपने टारगेट तय किया था और कितना टारगेट कंप्लीट हुआ है। दूसरा चीज ऑथर ने कहा कोविड-19 बीच में एक नई चीज आ गई है, एक एक्सीजेंसी यानी कि एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसके बाद चीजें चेंज होंगी। कैसे चेंज होंगी? तो ऑथर ने कहा कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोग पॉवर्टी की तरफ पुश होने लगे हैं, दे आर बिंग पुश्ड टूवर्ड्स पॉवर्टी। और जब वो पॉवर्टी की तरफ पुश होंगे तो उनके पास फिर वही चीज है कि जो फूड सिक्योरिटी वाला इशू आएगा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वाला इशू आएगा, दैट विल अगेन अराइज। तो हमको इसलिए रिकैलिब्रेट करना है। दूसरा जो पॉइंट है क्यों रिकैलिब्रेट करना है, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत सारे संस्थान जैसे कि आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ये सब प्रॉपरली काम नहीं कर पाए, कहीं जगह पे सप्लाईज नहीं आई, कहीं जगह पे पीडीएस सिस्टम काम नहीं किया। तो एक्चुअली दीज आर द थिंग्स जो कि न्यूट्रिशन को इम्पैक्ट डालते हैं, न्यूट्रिशन को इफेक्ट करते हैं। एंड वही चीज ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट किया कि ये भी एक इशू है जो जिसके कारण हमको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। ठीक है ना।
अब ऑथर ने कहा कि क्या क्या करना है, बेसिकली हमको सस्टेन लीडरशिप दिखानी है, फाइनेंसेस को प्रॉपर रखना है, ताकि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कर सकते हो। जब तक आपके पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं है, आप न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और वल्नरेबल पॉपुलेशन को अनइंटरप्टेड कवरेज और प्रॉपर चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। ऑथर ने लास्ट में पॉलिसीज भी हाईलाइट की कि कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिनके ऊपर इंडिया में काम चल रहा है। तो वो पॉलिसी जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चल रही है, ICDS चल रहा है इंडिया में, मिड डे मील स्कीम 1995 से चल रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। देन इसके अलावा पोषण माह, न्यूट्रिशनल मंथ चल रहा है, 52 वीक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग माह कैंपेन चल रहा है, एंड 365 डेज ऑफ टेक होम राशन। तो एक्चुअली दीज आर द स्कीम्स विच आर गोइंग ऑन। ऑथर ने कहा है कि काम तो अच्छा चल रहा है, अब उसका रिजल्ट दोबारा से एक तो फीडबैक का टाइम है एंड उसको रिकैलिब्रेट करने का टाइम है कि जो करंट में जो इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है उनको उनके हिसाब से स्कीम्स को रिकैलिब्रेट भी किया जाए, ठीक है ना। सो दीस आर द थिंग्स व्हिच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला जो आर्टिकल है वो है वाई क्वार्टरली ग्रोथ नंबर्स आर नॉट रोबस्ट। द आर्टिकल इज रिटन बाय अरुण कुमार, ऑल्सो नोन एज प्रोफेसर डम्बलडोर, है ना। तो अरुण कुमार ने ये आर्टिकल लिखा है वाई क्वार्टरली ग्रोथ नंबर्स आर नॉट रोबस्ट। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि कई लोग ये मतलब ये सोच रहे थे कि इंडिया की जो ग्रोथ थी पहले क्वार्टर में वो 23% मतलब कॉन्ट्रैक्ट की थी, अब केवल 7% की है। ऑथर का ये कहना है कि ये जो नंबर है 7% ये रियल नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब 7% वाला रिजल्ट निकाला था इंडिया गवर्नमेंट ने, तब उन्होंने कहा था कि द डेटा यूज्ड फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ द क्वार्टरली ग्रोथ एनालिसिस वर नॉट अवेलेबल एंड देयरफॉर वी यूज्ड सम अदर डेटा सोर्सेज। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि जो रिजल्ट आया है उसके लिए डेटा अवेलेबल नहीं था, तो हमने कुछ और सोर्सेज का डेटा यूज कर लिया। मतलब कि वही वाली बात है कि ये नहीं था तो वो यूज कर लिया। तो ऑथर का कहना है कि जब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि डेटा इस क्वार्टर के लिए अवेलेबल ही नहीं था, तो कौन से अलग सोर्सेज का डेटा उन्होंने यूज कर लिया। दैट इज द थिंग कि यहाँ पे मेथोडोलॉजिकल इशू है एंड देयरफॉर ऑथर का ये कहना है कि जो ये ग्रोथ दिख रही है 7 ये जो कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है केवल 7% का, दैट इज नॉट द राइट प्रोजेक्शन। वो हो सकता है गलत प्रोजेक्शन हो। दूसरा जो ऑथर ने पॉइंट बताया है वो ये था कि उन्होंने लिखा अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मतलब कि क्या किया उन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑथर ने कहा है कि इस पूरे मेथोडोलॉजी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा यूज ही नहीं हुआ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा अवेलेबल ही नहीं हुआ है। जो नंबर्स निकले हैं दैट इज सोली ऑन द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम सम ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली। केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर की कुछ चीजों से ही डेटा लिया गया था एंड वहीं से उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया। तो ऑथर का यह कहना है कि इससे रियल पिक्चर तो आप नहीं बता सकते ना कि ओवरऑल इकोनॉमी में कितना लॉस हुआ है। दूसरी चीज ऑथर का यह कहना है कि एक्चुअल में कोई जो पॉलिसी या कोई इस तरह की इमरजेंसी कंडीशन आती है तो उसका इंपैक्ट ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलता है, ना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे कि ऑथर ने एग्जांपल दिया सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन का। अगर आप देखो तो डीमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा जो इंपैक्ट पड़ा वो किस में पड़ा, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे पड़ा। जो MSME में काम कर रहे थे, छोटी कंपनी में जो ये रेडी वर्कर्स थे, डेली वेज के वर्कर्स थे, उनके ऊपर सबसे अधिक इंपैक्ट पड़ा था। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो रहता है वो किसी भी पॉलिसी चेंज से या किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में पहले वल्नरेबल रहता है एंड ज्यादा इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। फिर ऑथर ने एग्जांपल दिया GST आया, GST का इंपैक्ट किस पे पड़ा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे। तो वही ऑथर ने कहा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे सबसे अधिक इंपैक्ट पड़ता है और वहां से ट्रू पिक्चर आपको मिलती। बट एक्चुअल में आपने जो डेटा निकाला है फॉर दिस डेटा कलेक्शन, फॉर दिस GDP कैलकुलेशन ऑल, वहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा आपने लिया ही नहीं। जब आपने डेटा ही नहीं लिया तो आप कैसे बोल सकते हैं कि केवल 7% की ग्रोथ कम हुई है या कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो दैट इज द थिंग ऑथर सेज कि जो लॉकडाउन है इससे कंडीशन एग्रावेट हुई है एंड गवर्नमेंट जो ये डेटा निकाल रहा है ये सही डेटा नहीं है। दिस इज व्हाट प्रोफेसर डम्बलडोर इज, प्रोफेसर अरुण कुमार इज सेइंग, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी, है ना, तो मेरे साथ मूव करिए। UAE अप्रूव्स चाइनीज कोविड-19 वैक्सीन। अब UAE जो है उसने चाइनीज कोविड-19 वैक्सीन का अप्रूवल दिया है। नाम है सिनोफार्म, याद रखेगा, सिनोफार्मा ये नाम है वैक्सीन का, सिनोफार्म। और उन्होंने कहा था कि 86% एक्यूरेसी है उनकी वैक्सीन की। UAE तुरंत पहुंच गया, बोला कि ठीक है हम तो आपकी लेंगे। फाइजर बोल रहा है 95%, मॉडर्ना बोल रहा है 94%। इन सब की नहीं लेगी वैक्सीन, वो UAE चाइनीज वैक्सीन लेगी, ठीक है ना।
अब पता नहीं ये सिनोफार्म ने हो सकता है ये भी चूहे से बना ली हो ये वैक्सीन भी। तो अब वही वाली बात है कि लेट्स सी कि कितना इफेक्टिव है कितना नहीं। बट यूएई हैज गिवन अप्रूवल टू द कोविड वैक्सीन फ्रॉम चाइना, नाम है सिनोफार्म, याद रखिएगा। मैक्रॉन अनवील्ड ड्राफ्ट लॉ टू टैकल रेडिकल इस्लामिज्म। अब यहाँ पे एक लॉ आया है फ्रांस में, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग अटैक्स, वहाँ पे काफी अटैक बढ़ते जा रहे थे, देयरफॉर ही हैज ड्राफ्टेड अ न्यू लॉ टू टैकल रेडिकल इस्लामिज्म। दिस इज व्हाट द न्यूज एनालिसिस इज सेइंग। तो उन्होंने ये कहा है कि एक रेडिकल इस्लामिज्म के अगेंस्ट लॉ लाएंगे। उन्होंने कहा था एनिमी ऑफ द रिपब्लिक इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उनका कहना क्या है कि देयर इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट इज द एनिमी। एक्चुअली में उनका रिलीजियस, उसके अकॉर्डिंग जो मैक्रॉन का कहना है कि ही इज नॉट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ही इज टारगेटिंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी दैट इज रेडिकल इस्लामिज्म। इट इज अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी दैट इज रेडिकल इस्लामिज्म, उसको अगेंस्ट वो ये लॉ लाया गया है, ठीक है ना। अब लोग इसके ऊपर क्रिटिसाइज कैसे करें कि इट कैन टारगेट मुस्लिम्स, ये एंटी मुस्लिम हो सकता है, ये लॉ बाद में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो यहां पहले इसका नाम था इस बिल का एंटी सेपरेटिज्म बिल। पहले इसका नाम क्या था? एंटी सेपरेटिज्म बिल था। फिर मेन स्ट्रीम में जब इसका बवाल हुआ तो उसका नाम चेंज करके ड्राफ्ट लॉ टू स्ट्रेंथन रिपब्लिकन वैल्यूज, क्या नाम कर दिया गया? ड्राफ्ट लॉ टू स्ट्रेंथन द रिपब्लिकन वैल्यूज। ये फ्रांस के अंदर चल रहा है बेसिकली, ठीक है ना। तो आपको फ्रांस का ओवरऑल एनालिसिस मैंने बता दिया, आप इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। आंसर्स मैं एक बार आपको बताता हूं क्वेश्चंस के जो मैंने पूछे थे। पहला सवाल मैंने पूछा था आपसे कि राजेंद्र प्रसाद के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दोनों सही है, कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में भी थे और जब सुभाष चंद्र बोस 1939 में रिजाइन किए थे उसके बाद भी वही थे। दूसरा स्टेट क्वेश्चन था टेक्निकल टेक्सटाइल्स का, तो ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। सॉरी पहला सही है दूसरा गलत है। पहला सही है, टेक्निकल टेक्सटाइल सुंदर दिखने के लिए नहीं होते बल्कि टेक्निकल वैल्यूज के लिए होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इंडिया लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर टेक्निकल टेक्सटाइल्स का नहीं है, यूएसए है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा यूएसए जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो दीज आर द आंसर्स फॉर टुडे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।